Hello everyone. Welcome to Ollie's Top 10. नमस्कार। आज हम सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। नाम है द रेड हेडेड लीग। तो चलिए इस अजीबो-गरीब मामले की तह तक चलते हैं। शर्लॉक होम्स का एक फलसफा था कि सबसे अजीब और अनोखी चीजें वो बड़े-बड़े नहीं बल्कि छोटे-मोटे अपराधों से जुड़ी होती हैं। और बस यही सोच हमें उनके सबसे अनोखे मामलों में से एक की तरफ ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही परेशान हाल शख्स से। नाम है जेबेज विल्सन। लाल बाल हैं, साहूकार हैं और वो एक ऐसी अजीब समस्या लेकर 221 बेकर स्ट्रीट पहुंचते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हुआ यूं कि कुछ महीने पहले उनके असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग ने उन्हें अखबार में एक विज्ञापन दिखाया। और ये कोई मामूली विज्ञापन नहीं था, बड़ा ही अजीब था। 4 पाउंड प्रति सप्ताह। जरा सोचिए, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और काम तो बस नाम का था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि किसी के बाल लाल हों और उसे सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक एक ऑफिस में बैठना है, बस। अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई ऐसे काम के लिए पैसे क्यों देगा? विल्सन को भी शक तो हुआ, लेकिन पैसा इतना अच्छा था कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और एक बड़े ही अजीब से इंटरव्यू के बाद उन्हें नौकरी मिल भी गई। और काम क्या था? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की नकल करना, ए अक्षर से शुरू करके। तो पूरे 8 हफ्तों तक विल्सन साहब बस पूरी लगन से विश्वकोश की नकल करते रहे। अपने काम के घंटों में कमरे से बाहर तक नहीं निकले और इसके लिए उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती रही। फिर एक दिन अचानक सब खत्म। एक सुबह जब वो ऑफिस पहुंचे तो दरवाजे पर बस एक छोटा सा नोटिस लगा था। ऑफिस खाली था और वो रेड हेडेड लीग जैसे हवा में गायब हो गई थी, कोई नाम और निशान तक नहीं। अब यहां से होम्स का कमाल शुरू होता है। विल्सन ने अपनी पूरी कहानी बताई भी नहीं थी कि होम्स की तेज नजरें पहले ही अपना काम कर चुकी थीं। यहीं हमें उनकी उस अविश्वसनीय डिडक्शन की कला का पहला नजारा देखने को मिलता है। और होम्स ने अपने नए क्लाइंट को पूरी तरह से हैरान कर दिया। सिर्फ देखकर होम्स ने उनके बारे में सब कुछ बता दिया कि उन्होंने हाथ से मेहनत का काम किया है, वो एक फ्री मेसन है, उन्होंने काफी लिखने का काम किया है और यहां तक कि वो चीन में भी रह चुके हैं। होम्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि इस मजाक के पीछे कोई बहुत बड़ा और गंभीर अपराध छिपा है। तो उन्होंने अपनी जांच शुरू की। और कहां से? ठीक उसी जगह से, यानी सैक्स कोबर्ग स्क्वायर में विल्सन की साहूकारी की दुकान से। और वहां पहुंचते ही होम्स ने एक बहुत जरूरी बात पे गौर किया। दुकान तो एक शांत, थोड़ी पुरानी सी गली में थी, लेकिन उसके ठीक पीछे एक बहुत ही व्यस्त बड़ी सड़क थी और उसी सड़क पर एक बैंक की ब्रांच भी थी। होम्स ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग ने दरवाजा खोला और होम्स ने उसके चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। तो फिर वो देख क्या रहे थे? उनका ध्यान स्पॉल्डिंग के चेहरे पर नहीं बल्कि कहीं और था, जमीन के पास। एक ऐसा सुराग जिसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। उसके पतलून के घुटने, वो घिसे हुए थे, उन पर सिलवटें थी और मिट्टी के दाग भी थे। होम्स के लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, ये आदमी घंटों से खुदाई कर रहा है, एक सुरंग खोद रहा है। तो बस उसी रात होम्स ने एक टीम तैयार की जिसमें थे वॉटसन, एक पुलिस एजेंट और बैंक के एक डायरेक्टर। और सब मिलकर उस बैंक की तिजोरी में घात लगाकर बैठ गए। घुप अंधेरे में उस तहखाने में घंटों का इंतजार, माहौल में एक तनाव था। और फिर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अपराधियों ने अपनी चाल चल दी और बस होम्स ने अपना जाल बिछा दिया। मास्टरमाइंड जॉन क्ले पकड़ा गया। और ये जॉन क्ले कोई और नहीं बल्कि वही विल्सन का असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग ही था। और पकड़े जाने पर भी उस कुख्यात अपराधी का अंदाज देखिए। वो बड़े ही शांत भाव से होम्स की काबिलियत की तारीफ करता है जिसने उसे पकड़ा। अब वापस बेकर स्ट्रीट पर होम्स पूरी कहानी समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस अजीब और बेमतलब से दिखने वाले मामले की सारी कड़ियां जोड़ी और गुत्थी को सुलझाया। तो ये रेड हेडेड लीग का पूरा नाटक असल में जेबेज विल्सन को हर दिन 4 घंटे के लिए उनकी दुकान से बाहर रखने का एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया प्लान था।
देखिए, मकसद था बैंक की तिजोरी तक पहुंचना जिसमें फ्रांसीसी सोना था। दिक्कत यह थी कि विल्सन के मौजूदगी में सुरंग कैसे खोदें, तो हल निकाला गया रेड हेडेड लीग का। असिस्टेंट का आधी तनख्वाह पर काम करना, तहखाने में फोटोग्राफी का बहाना और उसकी पतलून के घुटने, ये सारे सुराख सुरंग की तरफ ही इशारा कर रहे थे। और जैसे ही सुरंग पूरी हुई, लीग को भंग कर दिया गया। डकैती का दिन शनिवार चुना गया ताकि भागने के लिए 2 दिन मिल जाएं। तो देखा जाए तो ये एक पूरी तरह से सोचा समझा गया अपराध था। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो हिस्से सबसे ज्यादा मजाकिया और बेतुके लग रहे थे, वही इसकी कामयाबी के लिए सबसे जरूरी थे। होम्स के लिए ये केस किसी इनाम के लिए नहीं था। उनके लिए तो ये बस एक दिमागी कसरत थी, एक ऐसी पहेली को सुलझाने का रोमांच जो रोजमर्रा की साधारण चीजों से बिल्कुल अलग थी। ये उनके लिए जिंदगी की बोरियत से एक छोटा सा ब्रेक था। और ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाता है कि क्या हर अपराध के पीछे एक ऐसी अनोखी पहेली छिपी होती है जो बस सुलझाए जाने का इंतजार कर रही हो। Ollie says, hope you like the video. Thanks for listening.